लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मई में ही धमाके को अंजाम देना चाहते थे आतंकी, लेकिन कोरोना की वजह से मई में साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। आतंकी साजिश का के यानी कश्मीर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कश्मीर के मूसा और तौहीद ने आतंकी मिन्हाज से टेलीग्राम पर बात की थी। अब इन दोनों आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन नेटवर्क की जांच करेगी एटीएस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने जिन 2 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया था उनका कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया है। एटीएस इस कनेक्शन की और विस्तार से जांच करेगी। कश्मीर के तौहीद के बैंक खाते में मिन्हाज ने पैसे भी डाले थे। जहां से विस्फोटक खरीदा वहां आतंकियों को भी एटीएस ले जाएगी। अभी 14 दिन की पुलिस रिमांड में है दोनों आतंकी, और इस दौरान बड़े से बड़े खुलासे इस पूछताछ के दौरान होंगे। तो गिरफ्तार आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है कि मई में ही वे धमाके की साजिश रच रहे थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं इन आतंकियों का कश्मीर कनेक्शन भी अब सामने आया है। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकवादियों से पूछताछ में अब बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लखनऊ के स्पेशल कोर्ट ने कल दोनों को पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब तक की पूछताछ में एटीएस को अलकायदा के खतरनाक मंसूबों की जानकारी मिली है। आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के धार्मिक स्थल। देखिए खास रिपोर्ट। गिरफ्तार आतंकी उगल रहे हैं एक एक कर राज। पंद्रह अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की साजिश। वीआईपी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर करने थे धमाके। अब एटीएस उगलवाएगी आकाओं के नाम। लखनऊ से पकड़े गए दोनों आतंकियों मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ की विशेष एटीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और आगे अब पूछताछ से की कोशिश की जाएगी तथा ये भी प्रयास किया जाएगा कि इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हो और अन्य इनके साथी पकड़े जाएं। एटीएस ने 11 जुलाई को इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को लखनऊ के दुबग्गा और मड़ियाओं इलाके से छापा मारकर गिरफ्तार किया था। इनका सरगना शकील मौके से भागने में कामयाब भी रहा। इसी के निर्देश पर दोनों आतंकी प्रेशर कुकर बम तैयार कर रहे थे। जिनका मकसद 15 अगस्त से पहले यूपी को महत्वपूर्ण ठिकानों पर ब्लास्ट के जरिए दहलाना था। एटीएस ने इनके ठिकाने से कुकर, माचिस का बारूद, आईईडी, टाइमर डिवाइस बरामद किया है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने एक पिस्टल भी बरामद की है। साथ ही एजेंसियों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप की चैट भी मिली है, जिससे साजिश के तार जोड़े जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने बम बनाने का सामान 2000 रुपए में खरीदा था और तरीका भी इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए सीखा था। इन बमों के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मशहूर हस्तियों को निशाना बनाकर आतंकी बड़ा नुकसान करने के फिराक में थे। एटीएस लगातार इनको कई दिनों से ट्रैक कर रही थी, लेकिन एटीएस को जब लगा कि ये संभावना है कि कभी भी कोई घटना ये कर सकते हैं, तुरंत फिर कार्रवाई हुई और तुरंत एटीएस ने जाकर दोनों लोगों को पकड़ा। आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास मिले हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उनको कैसे ये संपर्क में आए आतंकवादियों के जिन्होंने इनको इंडोक्ट्रिनेट किया है, रेडिकलाइज किया है, कैसे उनके संपर्क में आए और इनके साथी और कौन कौन हैं, और ये तमाम चीज़ें पता करके और फिर आगे बढ़ाई जाएगी। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी का दौर जारी है। लखनऊ में गिरफ्तार दोनों आतंकियों का अक्सर कानपुर आना जाना रहता था। इन दोनों ने कानपुर से हाल ही में एक मोबाइल खरीदा था।
इन लोगों ने कानपुर के नई सड़क इलाके में रहने वाले अपने साथी के साथ मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग के बाद कानपुर वाले इनके साथी ने कई लोगों से इनकी मीटिंग कराई थी। अपने नेटवर्क में और लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से ये मीटिंग कराई गई थी। आतंकियों से मिली जानकारी के बाद कानपुर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर नगर के सभी सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि और सड़क पे भी सजगता बरती जा रही है। निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि कहीं भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो। दोनों आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर एटीएस ने अब तक 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अल-कायदा के इस मॉड्यूल ने उत्तर प्रदेश में तबाही का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया था जिससे धमाकों के साथ साथ प्रदेश का अमन चैन भी बिगड़ सकता था, लेकिन वक्त रहते उत्तर प्रदेश एटीएस ने न सिर्फ इस साजिश को नाकाम किया है बल्कि पाकिस्तान में तैयार हो रहे एक बड़े टेरर मॉड्यूल को भी बेनकाब कर दिया। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बड़ी खबर है, इनके कनेक्शन पाकिस्तान से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कानपुर के बड़े बिल्डर तक हैं, लेकिन साजिश जो है वो इतनी बड़ी थी कि अगर ये अंजाम दे देते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। बिल्कुल विकास, बड़ा नुकसान करना ही इनका मकसद था और अब तक इनसे जो पूछताछ हुई है उस आधार पर 30 से ज़्यादा लोगों को यूपी एटीएस कस्टडी में ले चुकी है। उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है, लेकिन बहुत जल्द, आज अभी कुछ मिनट बचे हैं जब ये दोनों आतंकी जो अल-कायदा से जुड़े बताए जाते हैं, इनकी पुलिस कस्टडी मिलने वाली है और 14 दिन तक ये एटीएस के उसमें रहेंगे गिरफ्त में और उनसे पूछताछ लगातार की जाएगी। और इस दौरान दो महत्वपूर्ण जानकारी यूपी एटीएस को मिली है। एक तो कानपुर का कनेक्शन है, दूसरा कश्मीर का कनेक्शन है। मैं पहले कश्मीर का कनेक्शन रखता हूँ कि तौहीद और मूसा, ये दो नाम सामने आए हैं। विकास, तौहीद के साथ में बताते हैं कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं इन दोनों के और साथ ही साथ इन दोनों से टेलीग्राम पर बातचीत होती थी। इसके प्रमाण एटीएस को मिल चुके हैं। तो ऐसे में कश्मीर का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। साथ ही साथ कानपुर का एक बिल्डर है जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता था, ऐसी जानकारी यूपी एटीएस को मिली है। इसके अलावा कानपुर का एक हिस्ट्री सीटर भी है जिससे इन्होंने पिस्टल खरीदी है। दो अन्य युवक हैं जो रहमानी मार्केट के बताए जाते हैं, वहाँ से इन्होंने प्री एक्टिवेटेड सिम लिए हैं। तो कानपुर का कनेक्शन भी जोड़ा गया है। कई सारे सबूत मिले हैं। आधा दर्जन लोग कानपुर के हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। तो मान के चलें कि ये दोनों आतंकवादी एक जो यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं, ये न केवल अल-कायदा बल्कि गजवातुल हिंद के साथ में जो इनके कनेक्शन हैं उन तक पहुंचने में एक बड़ी सीढ़ी बनेंगे। साथ ही साथ जो इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था उसको पकड़ने में, उसके खुलासे में भी यूपी एटीएस के लिए बड़े मददगार साबित होंगे। विकास जी, संजय आप बने रहिए। इसी खबर से जुड़े दूसरे पहलू का रुख कर लेते हैं। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों से इस नापाक साजिश के मास्टरमाइंड के बारे में भी अहम जानकारी मिली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ से पकड़े गए आतंकवादियों से अब तक की पूछताछ में अल-कायदा के भारतीय उपमहाद्वीप के सरगना बताए जाने वाले उमर अल मंडी और सैयद अख्तर का नाम सामने आया है। लखनऊ के इस साजिश का असली मास्टरमाइंड, इसी के इशारे पर मिन्हाज और मसीरुद्दीन बम तैयार कर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तान में बैठकर ये इन्हें निर्देश दे रहा था। इस इंडियन मॉड्यूल को उमर अल मंडी नाम का एक व्यक्ति है जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे पेशावर और क्वेटा रीजन में रहता है, वहाँ से चला रहा था और उसका मुख्य ध्येय लोगों को इसमें जोड़ना अपने संगठन के साथ तथा उनको रेडिकलाइज करना और उसके बाद यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं कराने का उद्देश्य था और उसके लिए ही इन्होंने अपनी जाल बिछाया था। सैयद अख्तर संभल के नखासा थाना इलाके सराय मोहल्ले का रहने वाला है। ये धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए हुए है और हाफिज है। 1998 में एक दिन अचानक ये अपनी दाढ़ी कटवाकर अपने घर आया। घर वालों ने नाराज होकर इसे घर से निकाल दिया। उसके बाद ये कभी वापस नहीं आया। अख्तर के परिवार वाले अभी भी संभल में रहते हैं, लेकिन ये लोग कैमरे पर इस बारे में बात करने से बचते हैं। भाई हमारा जो है 98 से संभल से गायब है और उसके बाद से उससे न हमसे कोई संपर्क करा न हमने उससे कोई संपर्क करा।
और हमें भी एजेंसियों के थ्रू ही पता चला कि आपका भाई गलत गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में है। इस बीच पकड़े गए आतंकियों मसीरुद्दीन और मिन्हाज से अब तक की जांच में ये पता चला है कि दोनों अलकायदा के उस विंग से जुड़े थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी वारदात को अंजाम देती है। इसका पूरा मॉड्यूल अब डिकोड हो चुका है। ये अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है जिसे AQIS कहा जाता है। AQIS की स्थापना 3 सितंबर 2014 को अलकायदा के सरगना ऐमन अल जवाहरी ने की थी और उसने इसका पहला प्रमुख आतंकी आसिम उमर को बनाया था जो उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। 23 सितंबर 2019 को अमेरिका के ड्रोन हमले में आसिम उमर की मौत हुई। इसके बाद AQIS की कमान उमर अल मंदी नाम का आतंकी संभाल रहा है। ये भी उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। पकड़े गए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन उमर अल मंदी के इशारे पर ही काम कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान में बैठे इनके आका इन्हें लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी, और इसके अलावा संजय त्रिपाठी भी हैं। ओम प्रकाश तिवारी का रुख करेंगे सबसे पहले और उनसे समझेंगे कि ये उमर अल मंडी जो कि 1999 से संभल से गायब है, वो अब तक कहां कहां छिपा, कहां कहां उसने अपने गुर्गे तैयार किए और इन गुर्गों के जरिए अब तक क्या क्या वारदातों को, आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। ओम प्रकाश तिवारी, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि उमर अल मंडी जो है उसका नेटवर्क 1999 से वो गायब है और लगातार बढ़ा रहा है। 30 लोग अब तक एजेंसियां उठा चुकी हैं। बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं। उमर अल मंडी जो है भारत से भागकर पाकिस्तान चला गया था, जहां वो आतंकवादी संगठनों के संपर्क में आया और उसके बाद वो ISI के संपर्क में आया। ISI को एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो उनके बिहाफ पर काम करे, क्योंकि ISI FATF के कहर से बचने के लिए किसी ऐसे शख्स को आगे करना चाहता था जो भारतीय मूल का हो। उमर अल मंडी उनके विचारों के अनुरूप था, लिहाजा उमर अल मंडी को ISI ने पूरी तरह से फंडिंग किया और उमर अल मंडी अब अपने संपर्कों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें फैलाना चाहता है। यही कारण है, आप विकास आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी जितने अटेम्प्ट हुए उसमें चाहे वो बिहार के ब्लास्ट के तार हो, ट्रेन ब्लास्ट के तार हो, वो भी यूपी से जुड़े। इसके पहले करीम अहमद टुंडा था, नकली नोटों और वो यूपी से जुड़ा हुआ था। तमाम लोगों के अगर आप तार देखेंगे तो वो यूपी से जुड़े हैं। तो जो उमर अल मंडी है वो ISI का मॉड्यूल है, ISI के इशारे पर काम कर रहा है और अब वो अपने संपर्कों का आधार बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में ISI का पूरा नेटवर्क फैलाना चाहता है, जिससे आतंकवाद को कायम किया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी, हमें जानकारी दे रहे थे। ऐसा है कि गुर्गा बन चुका उमर अल मंडी और पाकिस्तान से इस पूरे नेटवर्क को चलाने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर नेता भी थे, लेकिन नेता हैं आपस में ही इस मुद्दे पर वार पलटवार कर रहे हैं। एक प्रेशर कुकर, माचिस की तीलियां और IED। यूपी को दहलाने का प्लान था। ATS की पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ ATS जांच कर रही है, दूसरी तरफ उसके ऑपरेशन पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद यूपी का पॉलिटिकल पारा हाई हो गया है। अखिलेश के बाद मायावती ने भी ATS के ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट किया है, चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक बेखबर क्यों रही? इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ATS की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। विपक्ष के तेज होते हमले के बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की? साफ है, यूपी में विधानसभा चुनाव तक ATS के इस ऑपरेशन की गूंज ठंडी नहीं पड़ने वाली। तो वार पलटवार के बीच नेताओं के एक और बयान आया है। सरधाना से बीजेपी MLA ने संगीत सोम ने एक बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा है, इस वक्त की बड़ी खबर है, सरधाना से
बीजेपी एमएलए संगीत सोम ने बयान दिया है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है, समाजवादी पार्टी सरकार आतंकियों को छोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार आतंकियों को छोड़ देती है। संगीत सोम इस तरह से समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ है। संजय, इन आतंकियों के निशाने पर नेता भी थे, लेकिन नेता आपस में ही उलझे हुए। बिल्कुल विकास, क्योंकि रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने बुलाई थी उसका मुद्दा ये था कि चुनाव में जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई, पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से वो सरकार का साथ देकर के वो ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को जिता रही थी। इसी मुद्दे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और जो खींच उनकी थी पुलिस पर वो निकल गई आतंकवादी विरोधी जो कार्रवाई ATS की हुई थी और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस पर। अब गेंद चली गई बीजेपी के पाले में। 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता और वही हुआ उस दिन। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको इशू बना दिया और ये कह दिया कि अखिलेश यादव तो समर्थक हैं आतंकवादियों के, उनकी सरकार में कई मुकदमे आतंकवादियों से उठाए गए हैं। और आज सुबह से पूरी एक फहरिस्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें जिन जिन टेररिस्ट से मुकदमे वापस लिए गए, जिन पर आरोप थे आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के, उनसे जो मुकदमे वापस लिए गए उसकी एक लंबी लिस्ट जारी की गई। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरह से आतंकवादियों का साथ दिया था। तो जनता होशियार रहे, इस तरह की बातें भाजपा की ओर से की जा रही, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ये अलग बात है कि आतंकवादियों के निशाने पर नेता भी थे, लेकिन अब कुल मिलाकर के ये विषय राजनीतिक हो गया है। विकास जी, तो जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए आतंकवाद को लेकर, उसके बजाय नेता आपस में ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।